वेल हेलो देयर, कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि अलंकार क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने जाते हैं जब भी हम म्यूज़िक सीखना स्टार्ट करते हैं या फिर हम जब म्यूज़िक सीखते हैं उस समय अलंकार का जो रोल होता है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी तक नोटिस किया है या फिर जितना अभी तक मैंने सीखा है उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस अलंकार का किया है। हर एक राग में अलग अलग वेरिएशंस के साथ पैटर्न्स का यूज़ करके बहुत सारे अलंकार की प्रैक्टिस मैंने की है। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट एक ट्यून को बजाने में मिला है। अगर कोई फास्ट ट्यून बजानी है, लाइक ट्यून जो होती है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर राग के ऊपर होती है और उस पर्टिकुलर राग के अलंकार के ऊपर ट्यून्स जो है वो बनाई जाती है। ओके, तो वो ट्यून्स बजाने में, सॉन्ग्स बजाने में, उसके बाद में अलंकार का यूज़ आलाप में किया जाता है। तान जो स्पीड में बजाई जाती है उनमें भी अलंकार का यूज़ किया जाता है। तो सब जगह नॉर्मली अलंकार होते ही हैं। ओके, तो कभी कभी मैंने वर्कशॉप देखे हैं, बड़े बड़े गुरु जब भी वर्कशॉप लेते हैं उनकी वर्कशॉप में वो भी स्टार्टिंग मतलब जो सिखाते हैं बच्चों को वो अलंकार से किया जाता है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अलंकार को दिया जाता है। अगर आप हर एक राग में ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक राग के ही अलंकार अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि एक राग में कर लिया तो बस हो गया। ऐसा नहीं है, आपको एटलीस्ट 10-12 राग अलग अलग सरगम वाले, जैसे कि रागों में हर एक राग में एक अलग अलग टाइप का सरगम होता है। एक राग भोपाली का सरगम है जिसमें 5 सुरों का यूज किया गया है। राग भैरव का जो सरगम है उसमें 5 सुर शुद्ध और 2 कोमल सुरों का यूज किया गया है। इस तरह से 7 सुरों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में राग भैरवी में 7 सुरों का कॉम्बिनेशन है, बट उस कॉम्बिनेशन में 4 कोमल सुर और 3 शुद्ध सुर है। राग यमन में 6 शुद्ध सुर और 1 तीव्र सुर का यूज करके 7 सुरों का वो कॉम्बिनेशन बना के राग यमन को बनाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले राग आपको उठाने हैं और ऐसे 10-12 रागों में जो हम नॉर्मल पैटर्न्स पलटे जो बोलते हैं उन पलटे के जो भी पैटर्न्स है उनको इन पर्टिकुलर रागों के सरगम में आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपको हर एक तरह से, लाइक राग भोपाली में म और नी को स्किप करके बजाना होता है। राग हंसा ध्वनि में आपको म और ध को स्किप करके प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद में राग भैरव में शुद्ध रे को नहीं बजाना होता है, शुद्ध ध को नहीं बजाना होता है। उसके यूज़ में कोमल रे और कोमल ध को यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे आपके कोमल रे और कोमल ध को लेके पैटर्न्स की प्रैक्टिस होती है। राग भैरवी में 4 कोमल सुर 3 शुद्ध सुर होते हैं, तो उन 4 कोमल सुरों के साथ 3 शुद्ध सुरों का यूज करके आपको आपकी अलग अलग पैटर्न्स के साथ प्रैक्टिस होती है। तो इससे होता ये है कि आपके फिंगर्स किसी भी तरह से मूव करना सीख जाते हैं। कोमल सुर हो, तीव्र सुर हो, शुद्ध सुर हो, कोई भी आ जाए आप आराम से किसी भी चीज़ को बजा सकते हो। ये प्रैक्टिस आपका अलंकार की वजह से होता है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स तो सेम ही होते हैं जो हम नॉर्मली फिंगर एक्सरसाइज के लिए या फिर सुरों की एक्सरसाइज के लिए जो बिगिनिंग में प्रैक्टिस करते हैं, जो भी पैटर्न्स हम प्रैक्टिस करते हैं वही पैटर्न्स को एक पर्टिकुलर राग के सरगम में कन्वर्ट करके बजाया जाता है। ओके, तो 3 का पलटा अगर हम बजाए, लाइक पहले मैं बजाऊंगा सरगम में, नॉर्मल सरगम में सारे गम पद नि सा सा नि ध प म ग रे सा में। उसके बाद में राग भोपाली के सरगम में जो कि मी म और नी को स्किप किया जाता है। उसके बाद में हम राग
हंसा ध्वनि में देखेंगे कि म और ध को स्किप करके कैसे 3 का पलटा साउंड करता है। देन राग देश में आरोह में राग देश के आरोह में ग और ध का यूज़ नहीं किया जाता, तो उसमें कैसे साउंड करता है 3 का पलटा। एंड देन राग भैरव में जहाँ पे कोमल रे और कोमल ध का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कैसे 3 का पलटा इन अलग अलग रागों में अलग अलग सरगमों में कैसे साउंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम नॉर्मल सरगम का आरोह बजाएंगे, उसके बाद में राग भूपाली, उसके बाद में राग हंसा ध्वनि, देन राग देश एंड राग भैरव। ओके, अब राग भूपाली का और आरोह, अब राग हंसा ध्वनि का आरोह, अभी राग भूपाली एंड हंसा ध्वनि देखिए। अब राग हंसा ध्वनि, अब राग देश का आरोह, राग भूपाली, अब राग भैरव, देखा पलटा 3 का, पैटर्न सेम 3 का पलटा, बस हमने हर एक राग के सरगम के हिसाब से उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से पैटर्न्स तो सेम ही होते हैं, बट सरगम चेंज होने के कारण उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप ऑलमोस्ट अगर 20 से 30 पैटर्न्स हर एक राग के सरगम में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके प्लेइंग में बहुत ही ज़्यादा सुधार लेके आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से बजा सकते हो। अगर इन्हीं पैटर्न्स को आप फास्ट फिंगर्स के साथ, फास्ट टेम्पो के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ट्यून या फिर तान का जो पार्ट होता है, हर एक राग में तान फास्ट प्लेइंग वाला जो पार्ट होता है वो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि अलंकार सब जगह पे फिट होते हैं, लाइक गाने में, आलाप में, सब जगह पे होते हैं। तो गानों में भी ये जब कोई गाने में ज़्यादा अलंकार यूज़ किए होंगे तो वो गाना भी आप अच्छे से बजा पाओगे, और कहाँ पे किस गाने में कौन सा अलंकार यूज़ किया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप हर एक रागों के अलंकार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्लेइंग बहुत अच्छा हो सकता है ना। और नॉर्मली बड़े बड़े गुरु यही चीज़ ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं भी आपको यही कहूँगा, मैं बड़ा तो नहीं हूँ बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ ने मेरी प्लेइंग बहुत ही ज़्यादा सुधार दी है, तो डेफिनेटली आपकी भी सुधार देगी, राइट। तो ये प्रैक्टिस करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आपको अभी भी मतलब आई होप कि ये जो अलंकार और पलटों में क्या एक डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, सो मिलता हूँ अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।